नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे अमित शाह की उस रैली को जो आज पुनौरा धाम में होने वाली है। अमित शाह मां सीता मैया की नगरी में जा रहे हैं, वो यहाँ पे रैली करेंगे, बिहार के लोगों को संबोधित करेंगे। चुनाव से पहले अमित शाह की इस रैली का क्या महत्व है और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ ही वो बिहार को क्या क्या देने वाले हैं, इन सब पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि जदयू में कौन ऐसा नेता है जो नहीं चाहता है कि अनंत सिंह को मोकामा से या कहीं से भी टिकट मिले, यानी अनंत सिंह के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड में कौन है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मुकेश सहनी और राहुल गांधी के बीच में क्या बात हुई, उनके घर में भोज का आयोजन था, वहां पहुंचे थे मुकेश सहनी, क्या क्या बातें हुई और कितनी सीटों पर बात अटक रही है, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जिसमें ऐसा लग रहा है कि मान मनोबल की स्थिति है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोज की तरह पंकज कुमार सर। पहला सवाल यही है कि अमित शाह बिहार आ रहे हैं, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी कितना फायदा होगा और खास तौर से ये कितना सीता मंदिर जो जानकी मंदिर के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी बिहार पे। देखिए, अमित शाह बिहार पहुंच चुके हैं और आपको बता दें 3:30 बजे वो सीता माता की मंदिर का उद्घाटन करने के बाद, शिलान्यास करने के बाद 4 बजे वो एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। इस अवसर पर अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों उस जगह पर पहुंचे हैं, पुनौरा धाम, और 883 करोड़ की लागत से इस मंदिर को बनाया जाएगा। आप समझ लीजिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर के चर्चा रही, अब बिहार में उसी स्केल पर सीता मैया की मंदिर की चर्चा की कवायद दिखाई पड़ रही है। 883 करोड़ का निर्माण, आप समझ सकते हैं। इस मौके पर अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, साथ ही बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम भी हैं, उनमें से एक विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी वहां पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर बिहार के बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं जो महत्ता है सीता मैया का, और ख़ास तौर पर जो जनकपुर से लोग आए हैं, कई जगहों से साधु संत पहुँचे हैं, इसको इतने बड़े स्केल पर किया जा रहा है। अयोध्या से भी लोग पहुँचे हैं और कहा जा रहा है कि कई नदियों का पानी वहाँ पर लाया गया है और सीता मैया की मंदिर को बनाने की पुरजोर तैयारी की जा रही है। और आप जानते हैं कि बीजेपी जिस स्केल पर कोई काम को अंजाम देने का प्रयास करती है, वो प्रयास वहाँ पर शुरू होता हुआ दिख रहा है। बीजेपी के भीतर अभी खास तौर पर बिहार प्रदेश इकाई में बहुत कोलाहल है, एक के बाद दूसरे नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अमित शाह द्वारा मोर्चा संभालना क्या बताता है। आप जानते हैं अमित शाह चाणक्य हैं, वो कहते हैं ना कि राम के सहारे जो है उत्तर प्रदेश पार लग गया, तो क्या सीता मैया के सहारे बिहार पार लग जाएगा क्या, क्योंकि इस बार चुनाव कम चैलेंजिंग नहीं है। आप देखिए, आज मंगल पांडे के खिलाफ बम फोड़ दिया गया और मंगल पांडे के खिलाफ प्रशांत किशोर ने बहुत कुछ बोला है। सवाल ये उठता है कि अगर इतने तरह की बातें हो रही हैं, तो बीजेपी अब क्या इस मुद्दे को बहुत बड़ा करने जा रही है? इस मुद्दे का पॉलिटिकल माइलेज भी बीजेपी को मिलेगा क्या, एनडीए को मिलेगा क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पुनौरा धाम में, सीतामढ़ी में जिस तरीके से सीता मैया की मंदिर को भव्य तरीके से बनाने का प्रयास है, वो अपने आप में काबिल तारीफ तो है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, इसका पॉलिटिकल माइलेज किस तरीके से एनडीए लेने का प्रयास करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पर अमित शाह द्वारा खुद मैदान में उतरना, इतने बड़े स्केल पर तैयारी करना, उसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा शामिल होना, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी होना, फिर 4 बजे एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाना, तो इन तमाम बातों से आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर का इंपॉर्टेंस क्या है और सीता मैया की मंदिर का इंपॉर्टेंस बता करके किस तरीके से नेपाल से भी, जनकपुर से भी लोग आ रहे हैं। तो समझिए कि कैसे इस मंदिर को बड़ा करके बड़े स्केल में, और जो कि बहुत दिन से अवेटेड था, तो क्या ये लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा? क्या जिस तरीके से एनडीए सरकार लगातार एक के बाद दूसरे फैसले ले रही है,
पॉपुलिस्ट मेजर भी ले रही है, जिसको आप कह सकते हैं। वो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के मुद्दे हैं, लेकिन एनडीए सरकार पहले ही एक्ट करके, आपने देखा डोमिसाइल पे कैसे फैसला हो गया। अब सीता मंदिर एक अलग बड़ा मुद्दा है जो कि इमोशनली, रिलीजियसली लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है। तो देखिए ये किस तरीके से चुनाव को प्रभावित करता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि खुद अमित शाह मैदान में उतरे हुए हैं। इस बात को जान लीजिए। ठीक है, तो अमित शाह आ रहे हैं और अमित शाह की रैलियां हैं और क्या क्या बोलते हैं ये भी सुनना होगा। जदयू में कौन नहीं चाहता है कि अनंत सिंह को टिकट मिले? किस नेता को ज़्यादा दिक्कत है अनंत सिंह से जनता दल यूनाइटेड में? देखिए, कल से ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है और अनंत सिंह जब भी निकलते हैं, कई पत्रकार उनका इंटरव्यू करते हैं और उनका जो बोलने का अंदाज होता है वो बहुत वायरल होता है। अब वो अपनी पत्नी के ही बारे में कहते हैं कि वो लोगों से नहीं मिली, बढ़िया काम नहीं की, इसलिए उसको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हम खुद लड़ेंगे। तो उनसे पूछा गया आप कौन सी पार्टी के टिकट पे लड़िएगा, तो वो कहते हैं जेडीयू के टिकट पे लड़ेंगे। नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, कहते हैं अगले 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। तेजस्वी यादव के बारे में कहते हैं कि ये घास छीलने के लायक भी नहीं है। और ये उनका बड़ा बेबाक अंदाज है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि होगी बदमाश तो हम उसको क्या कहेंगे, शुद्धा, मतलब वो शुद्ध बोलेंगे। शुद्ध मतलब सरल बोलेंगे, सहज बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, जो चीज होगा वही कहेंगे। पर इस सब से आगे बढ़ करके वो कहते हैं कि हम जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे, इस बार टिकट हम ही को मिलेगा। जब ये बात बोलते हैं तो पटना में नीरज कुमार प्रवक्ता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि नीरज कुमार कहते हैं, कौन कह रहा है उनको टिकट मिल रहा है, इसकी गारंटी कौन दे रहा है, अपने मन से कैसे बोल रहे हैं। नीतीश कुमार 15 साल रहेंगे तो झोंक में तो नहीं रहेंगे। दरअसल अनंत सिंह बोलते हैं 3 झोंका और बनेंगे, तो ये एक लोकल लैंग्वेज है। उस 3 झोंका मतलब 3 बार और बनेंगे। उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाकर के नीरज कुमार अपनी पार्टी के एमएलए को घेरते हैं कि कोई नीतीश कुमार झोंक में नहीं बनते हैं, मतलब सडनली नहीं बनते हैं। झोंक और झोंका में बड़ा फर्क है। अब उसको उस तरफ लेके चले जाते हैं नीरज कुमार और कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार को जनता बनाती है, नीतीश कुमार बड़े लोकप्रिय नेता है, नीतीश कुमार काम के लिए जाने जाते हैं। अब ऐसे में जो व्यक्ति हर पार्टी घूम लिया है वो नीतीश कुमार को झोंक में कैसे मुख्यमंत्री बना रहा है। मतलब नीरज कुमार अनंत सिंह पर ये ठिकरा फोड़ते हैं कि सब पार्टी में तो आप घूम चुके हैं, आरजेडी से लड़ लिए, आप निर्दलीय लड़ चुके हैं, जेडीयू से लड़ चुके हैं, आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए। और इस सब के पीछे एक बड़ी बात कह जाते हैं जो इशारा कुछ और कह रहा है। क्या अनंत सिंह का टिकट ललन सिंह रोकेंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीरज कुमार कह रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीरज कुमार एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि ललन बाबू जमालपुर नहीं हारे, लखीसराय नहीं हारे और विधानसभा में नहीं हारे, तो फिर मोकामा में क्यों हार गए? और मोकामा तो अनंत सिंह का विधानसभा क्षेत्र है, तो फिर ललन बाबू क्यों वहां से हार गए? ये नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि नीरज कुमार ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या ललन सिंह, जो कि अभी बहुत बेहतर प्लेस्ड है, जेडीयू से मंत्री हैं केंद्र में और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के बहुत करीब जा चुके हैं। जब महागठबंधन की सरकार थी तो ललन सिंह काफी करीब थे किनके, लालू प्रसाद के। तो ये जान लीजिए कि ये ललन सिंह की जो करीबी बीजेपी से हुई है, जेडीयू में उनका कद बढ़ा है, इसका मतलब क्या है? क्या इस बार टिकट पर बड़ा फैसला ललन सिंह का होगा? और ललन सिंह क्या मोकामा में हारने की वजह अनंत सिंह को मानते हैं? इस बात को समझिए, क्योंकि ये सारी बात हम नहीं कह रहे, एक भी शब्द मेरा कहा हुआ नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नीरज कुमार द्वारा बोली हुई बातें। उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों ललन सिंह लोकसभा चुनाव में मोकामा से पीछे हुए, तो अनंत सिंह के पास वोट कहां है? अनंत सिंह हर बार जीतते हैं, जिताते हैं, तो क्यों नहीं जिताए? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या ललन सिंह को हरवा रहे थे अनंत सिंह दोस्ती करके, ये कहना चाह रहे थे नीरज कुमार।
जो उस बात का मतलब आता है। अब इसीलिए नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं। भाई जरा आप ये सोचिए कि अनंत सिंह किसी भी पार्टी से लड़े, वो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, वो जीतते रहे, तो नीरज कुमार विरोध क्यों कर रहे हैं? दरअसल नीरज कुमार और अनंत सिंह की पुरानी अदावत है। अनंत सिंह के विरोध में नीरज कुमार बोलते रहे और बेबाक बोलते रहे। नीरज कुमार भी मोकामा से आते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और कभी ललन सिंह भी अनंत सिंह को पसंद नहीं कर रहे थे। 2019 में अनंत सिंह की पत्नी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतर आई थी ना, ये आपको पता होगा। तो उसके बाद अदावत बढ़ गई थी। फिर लोकसभा चुनाव में दोनों करीब आए, लेकिन मोकामा में ललन सिंह का पीछे हट जाना और मोकामा विधानसभा चुनाव में, विधानसभा में और लोकसभा चुनाव के दरमियान जो 6 विधानसभा आते हैं ना, तो मोकामा में वो पीछे क्यों हो गए, इस पर नीरज कुमार सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि अभी टिकट उनको मिल गया है क्या? कैसे वो मान रहे हैं कि जेडीयू से ही लड़ेंगे? और उधर अनंत सिंह कह रहे थे हम ही लड़ेंगे, हम सबको हराएंगे। नहीं करा पाए अनंत सिंह के लोग, वो तो इस पे नीरज कुमार सवाल उठा रहे हैं। तो इसीलिए यह मामला बेहद इंटरेस्टिंग होता है कि क्या लोकसभा में मोकामा में पिछड़ गए थे ललन सिंह, तो क्या इसकी सजा अनंत सिंह को दी जाएगी? क्या उनका टिकट काटा जाएगा? यही तो सवाल है। और इसका जवाब क्या आता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर यह बड़ा सवाल है। और नीरज कुमार बड़ी बात कह गए थे। बिल्कुल, और नीरज कुमार प्रवक्ता हैं जदयू के, तमाम विषयों पर नीरज कुमार अपनी राय रखते हैं। और ललन सिंह खुद बड़े नेता हैं केंद्र के, जाहिर सी बात है इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि अनंत सिंह दावा यही कर रहे हैं कि हम यहीं से लड़ेंगे। तीसरा सवाल यह है कि मुकेश सहनी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले, उनके यहाँ भोज पर गए, सीटों को लेकर मतभेद चल रहा था लगातार। क्या बात हुई है सीटों को लेकर? कुछ ऐसी चर्चा हो रही है, कहाँ पेच फंस रहा है? देखिए आपको बताएं, कल जैसे ही आरा में मुकेश सहनी थे, उनके पास फोन गया राहुल गांधी का। मुकेश सहनी तो बाग बाग हो गए, इतने खुश हो गए। और उसके बाद 2 बजे की फ्लाइट में जैसे तैसे टिकट बुक किया गया, जबकि फ्लाइट में जगह नहीं थी, फिर भी सडन कैंसिलेशन के बाद 2 सीटें उपलब्ध कराई गई और ये दिल्ली पहुंचते हैं। इनके साथ नरुल होदा होते हैं। नरुल होदा आपको मालूम है कौन है? ये वीआरएस लिए हुए आईपीएस ऑफिसर हैं 96 बैच के, और ये मैनिफेस्टो तैयार करने में महागठबंधन का मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। तो नरुल होदा बेहद पढ़े लिखे आदमी हैं और काफ़ी ढंग से पार्टी के पक्ष को रखते हैं। हमारे साथ भी एक बार हमारे शो बिहार की बात में बैठे थे। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं मुकेश सहनी और उनकी जो बात होती है, मुकेश सहनी बहुत खुश होते हैं। राहुल गांधी उनसे कहते हैं कि पेशेंस रखना है सहनी जी, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, मतलब धैर्य रखिए, व्याकुल मत होइए, हमारे अच्छे दिन आएंगे। अब अच्छे दिन नरेंद्र मोदी जी के तो आ चुके हैं, राहुल गांधी के कब आएंगे इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी तसल्ली दे रहे हैं किसको? तो दे रहे हैं मुकेश सहनी को। ये हमारे पास जो सूत्रों ने खबर दी है वो हम आपको बता रहे हैं। अब मुकेश सहनी उसके बाद बहुत खुश हैं। यकीन मानिए जो कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको तो मिर्ची लग गई है, क्योंकि मुकेश सहनी अब डायरेक्टली किससे इंटरैक्ट करेंगे? राहुल गांधी से। दोनों के बीच मोबाइल का नंबर का एक्सचेंज भी हो गया है। और राहुल गांधी ने उनका परिचय बहुत सारे नेताओं से भी कराया, जिसमें आप ये जान लीजिए बहुत सारे नेताओं में कौन कौन है। तो आप हैरान होंगे, उद्धव ठाकरे के बेटे से भी कराएंगे कि भाई ये हमारे महागठबंधन में है। तो उद्धव ठाकरे के बेटे से भी उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, ग्रीट एक्सचेंज हुआ, ये सारी चीजें हुई। पर इससे अलग मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच में प्रॉब्लम है क्या? देखिए कुछ ऐसी सीटें हैं जिसको कांग्रेस हर हाल में लेना चाहती है और मुकेश सहनी छोड़ना नहीं चाहते हैं। कहा जा रहा है कि ऐसी 9 से 11 सीटें हैं जिस पे तकरार कांग्रेस और मुकेश सहनी के बीच में है। ऐसे में सवाल उठता है कि मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच में बात कैसे बनेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 9 से 11 सीटों पर कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के बीच में मामला फंसा हुआ है और इसी फंसे हुए मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने एक खबर चलाई थी कि आरजेडी कांग्रेस के कंधे पर बंदूक रख करके मुकेश सहनी पर निशाना साधेगी और कांग्रेस में कौन से ऐसे लोग हैं जो मुकेश सहनी को पसंद नहीं
करते हैं। हमारी हमारी जानकारी पुख्ता, हम आपको बता दें, अल्लाह वरू पसंद नहीं करते हैं। इनफैक्ट पसंद नहीं करने का मतलब है कि मुकेश सहनी को ट्रस्टवर्दी नहीं मानते हैं। लेकिन अब मुकेश सहनी की सीधी बात राहुल गांधी से हो रही है, तो फिर अब मुकेश सहनी को फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है बड़े नेता से बात ही हो रही है तो हमें दिक्कत क्या है। उसी तरीके से तेजस्वी यादव की जब 1-to-1 डायरेक्ट राहुल गांधी से होने लगी, तो उसके बाद तमाम सारे नेता, प्रभारी हों या जो भी एंटी आरजेडी स्टैंड रखना चाहते हों, उनकी तो चल नहीं पाई, क्योंकि तेजस्वी अब डायरेक्टली राहुल गांधी से इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कल की इस घटना के बाद मुकेश सहनी बहुत खुश हैं, ये बात जान लीजिए। कांग्रेस ने उनका जोरदार वेलकम किया, राहुल गांधी उनसे मिलकर के बहुत खुश हुए। राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के तमाम लोगों से मुलाकात करवाई। अब आप ये जान लीजिए कि राहुल गांधी 17 तारीख से यात्रा शुरू करने वाले हैं, और उस यात्रा को लेकर के अब महागठबंधन बहुत एक्साइटेड है। 15 दिन तक महागठबंधन के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ होंगे, मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को चुनौती देंगे, इलेक्शन कमीशन को सवालों के घेरे में लेंगे, और उसके लिए बीजेपी को निशाने पर लेंगे। चूंकि चुनाव है तो चुनाव से पहले तमाम पार्टी, विपक्षी पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के साथ घूमेंगे, तो एक मोमेंटम बनना शुरू हो जाएगा। ये किस हद तक कारगर होगा, कामयाब होगा, ये एक अलग बात है, लेकिन ये मोमेंटम बनता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। और जिस तरीके से मुकेश सहनी का स्वागत राहुल गांधी ने किया है, मुकेश सहनी को लग रहा है कि अब महागठबंधन में उनकी जगह बेहद पुख्ता हो गई है। तमाम बड़े नेताओं से सीधे संपर्क में आ गए हैं, इसलिए उनको अब अपना इंपॉर्टेंस महागठबंधन में महसूस होने लगा। बिल्कुल। तो फिलहाल आज की राग बिहारी में इन 3 विषयों पे जो बात हुई कि मुकेश सहनी अब फिलहाल गठबंधन के लिए तैयार हैं और कांग्रेस का सपोर्ट उनको मिल रहा है, ऐसी खबरें जो आ रही हैं। पेच कहीं अटकता है तो ये आगे देखना होगा। इसके अलावा अमित शाह बिहार में हैं, बिहार में अमित शाह क्या क्या देते हैं और बिहार में बीजेपी के लिए क्या रणनीति बनाते हैं, ये भी देखना होगा। तो इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।